Good morning, friends. I welcome Mukund Kanetkar sir for this very useful and needy lecture for young generation of yours. आप लोगों के लिए बाकी तो सब्जेक्ट के लेक्चर हम लोग बहुत देते ही रहते हैं, और ये ऐसी चीज़ है जो शायद आपके लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। ठीक है, तो मैं आगे की प्रोसीडिंग के लिए माइक हैंड ओवर कर देता हूँ। नमस्कार। आज हमारे बीच श्री मुकुल कानेटकर जी जो आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनका स्वागत अपने संस्था की ओर से सर कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुजन और प्यारे साथियों, आज हमारे बीच जिनका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है उनका मैं परिचय आपको करा देता हूँ। श्री मुकुल कानेटकर जी, आप मूलतः नागपुर के ही हैं। यहाँ से LLB करते समय से आप एक बहुत अच्छे वक्ता, विश्वविद्यालय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी ख्याति एक अच्छे वक्ता और लेखक के रूप में हुई। उसके बाद अपनी विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के कार्य के लिए समर्पित करने का निश्चय किया, और पिछले 23 वर्षों से देश के अलग अलग भागों में स्वामी विवेकानंद के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कार्यरत हैं। विवेकानंद केंद्र में जीवनव्रती कार्यकर्ता के नाते आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे अनेक स्थानों पर रहे। उसके बाद आपके पास एक विशेष दायित्व आया, वह था विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जहाँ पर विश्व के अनेक राजनयिकों, राजदूतों, पॉलिसी मेकर्स, उनके साथ संवाद का आपको अवसर मिला और वह काम आपने बखूबी निभाया। मध्य प्रदेश में काम करते समय आपने 16,000 विद्यार्थियों को एक साथ एक स्थान पर लाकर और उनके सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। लेकिन अपनी ही उपलब्धियों पर संतोष नहीं मानना और आगे बढ़ते रहना, ऐसा मुकुल कानेटकर जी ने अपने जीवन में तय करके रखा है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे जीवन का आदर्श जो है वो सर्जेई बबू का है, जिसने अपना खुद का रिकॉर्ड जो है वो 36 बार तोड़ा, और उन्होंने अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को फिर से एक बार तोड़ा और 30,000 विद्यार्थियों को फिर से एक बार इकट्ठा लाया और उनका सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं कि बड़ी दृढ़ता के साथ अपने काम में लगे हुए श्री मुकुल कानेटकर जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। उनकी बहुत अच्छी 2 पुस्तकें जो आपको भी उपयोग में आ सकती हैं, मैं आपको केवल दिखाना चाहता हूँ कि एक परीक्षा दे हंसते हंसते, मराठी में परीक्षा देऊया हसत खेळत, और व्यक्तित्व विकास के ऊपर गढ़े जीवन अपना, ऐसी अपनी पुस्तक दिल्ली से उनकी प्रकाशित हुई है। तो ऐसे बहुत अच्छे वक्ता, लेखक और हम सब के लिए तो अपने बड़े भाई जैसे कि जो हमको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है वो बताते हैं, ऐसे श्री मुकुल कानेटकर जी को के साथ संवाद का आपको अवसर मिला हुआ है, उसका आप भरपूर लाभ लीजिए। अब उनके और आपके बीच में से मैं हट जाता हूँ और आगे के सूत्र उनको सुनता हूँ। आदरणीय शर्मा सर, अशोक जी पत्की, उन्होंने अभी मेरा इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया, वो जितेंद्र भैया और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाई, आज का अपना अवसर है स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने का। ये वर्ष 2013 जो है वो स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती है। सार्धशती इस नाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। सार्ध यानी स अर्ध, आधा, और शती के साथ, सैकड़े के साथ आधा और जोड़ दो तो 150, इसलिए 150वीं जयंती है, इसलिए उसको संस्कृत में नाम दिया सार्धशती समारोह। और सारे देश भर में 12 जनवरी से शुरू हुआ और इस 12 जनवरी 2014 तक चलेगा। ऐसा ये भव्य कार्यक्रम सारे देश में ही नहीं, दुनिया में मनाया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। 1863 में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 1863, मुझे पता है दिक्कत जाती है, देश का दुर्भाग्य है, लेकिन क्या करें है।
ऐसा कहा है किसी ने कि जो देश अपनी जुबान भूल जाए उसकी बोलती तो बंद होनी है। तो इसलिए आज दुनिया में इतना सामर्थ्य होते हुए भी यदि भारत का सम्मान नहीं है तो उसका एक कारण ये है कि हम अपनी जुबान में नहीं बोलते। दुनिया में वही उन्हीं देशों को सम्मान मिलता है जो अपनी जुबान में अपनी भाषा में बोलते। खैर, तो 1863 में 1863 में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो 150 साल 2013 में पूरे हो रहे, तो इसलिए 150वां साल मना रहे। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ, 4 जुलाई 1902 को शरीर छोड़ दिया। 4 जुलाई 1902 1902 4 जुलाई को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 39 वर्ष 6 माह 22 दिन, मात्र इतनी आयु। और उसमें से भी जो वास्तविक कार्यकाल है, यानी कन्याकुमारी में उनको अपने जीवन का ध्येय प्राप्त हुआ, वहां से शुरू करें तो वो तिथि थी 25, 26, 27 दिसंबर 1892, 1892, 25 to 27 दिसंबर। वो 3 दिन और 3 रात्रि कन्याकुमारी की उस शिला पर बैठे थे जहां अभी बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, शिला स्मारक। आपने देखा होगा, जाकर के नहीं देखा होगा तो एक बार देखना जरूर चाहिए। वहां स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का ध्येय प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा एक पत्र में, अमेरिका से उन्होंने अपने गुरु भाई को पत्र लिखा था, रामकृष्णानंद जी को, शशि महाराज कहते थे उनको, तो शशि को उन्होंने पत्र में लिखा था, सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ मदर इंडिया हिट अपॉन अ प्लान। वहां भारत माता के चरणों में बैठ करके मुझे मेरे जीवन की योजना प्राप्त हुई। इसलिए वास्तविकता में विवेकानंद का जन्म कन्याकुमारी में हुआ, नरेंद्र नाथ का जन्म कलकत्ता में हुआ, लेकिन जो काम विवेकानंद, तो वो 1892 1892 और 1902 में चले गए, यानी टोटल 9.5 वर्षों की सारी पराक्रम है, कर्तृत्व है, जिसको आज 150 साल बाद भी दुनिया याद कर रही। अमेरिका में 108 स्थानों पर स्वामी विवेकानंद जी की इस वर्ष जयंती मनाई गई। इंग्लैंड में 100 स्थानों पर, 100 शहरों में। मेरे को जब बताया इंग्लैंड के आयोजकों ने कि 100 स्थानों पर, तो मैंने कहा इंग्लैंड में 100 इतने बड़े शहर है क्या? तो बोले बड़े नहीं, छोटे भी हमने ले लिए, क्योंकि इंग्लैंड में 100 मतलब विदर्भ में 100 जगह करने जैसा है। इंग्लैंड है ही कितना सा, उसमें 100 शहरों में कार्यक्रम हुए स्वामी विवेकानंद की जयंती के। श्रीलंका में कार्यक्रम हुआ, श्रीलंका में 10 फरवरी को कार्यक्रम हुआ, 10,000 लोग उपस्थित थे, सिंहली, बौद्ध, तमिल, सारे। श्रीलंका के परराष्ट्र मंत्री जो राजपक्षे, जो राष्ट्रपति है, उनके छोटे भाई है, वो उसमें उपस्थित थे। और स्वामी विवेकानंद पर डाक टिकट श्रीलंका ने जारी की। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज 150 साल बाद स्वामी विवेकानंद को क्यों याद कर रहे लोग? 10 साल में ऐसा क्या किया उन्होंने, 9.5 साल में, कि आज भी लोग याद करें, दुनिया याद करे, और हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आज भी विवेकानंद से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ऐसा क्या चमत्कार, ऐसी क्या बात है? और ये समझने से हम ये समझ सकते हैं कि आज यहां पर हम क्यों बैठ करके उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन है, आप लोग, तो हम तो हर चीज में अपना फायदा देखते हैं, मुझे क्या मिलेगा, ये अपना सवाल होता है। तो विवेकानंद जी की फोटो यहाँ लगा करके, दीप प्रज्वलित करके, और ये मुकुल भैया का भाषण सुन करके मेरे को क्या मिलेगा? विवेकानंद को आज याद करके मुझे क्या मिलेगा? ये प्रश्न अपने मन में यदि नहीं आया हो तो आना चाहिए। युग धर्म है, आज के युग का धर्म है, आज के युग में ये प्रश्न आना चाहिए। और यदि आया हो तो उसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा, और नहीं आया हो तो मैंने क्रिएट कर दिया। इसलिए अब ध्यान से सुनो, है ना? अब तो ध्यान से सुनोगे कि अब तो पते की बात है। एक इमीडिएट फायदे की बात बताता हूँ और एक परमानेंट फायदे की बात बताता हूँ। एक तात्कालिक और एक स्थायी। एक तुरंत आज लाभ मिला, ऐसी बात स्वामी विवेकानंद जी से क्या मिल सकते हैं, अभी, आज, अभी यहीं से लाभ मिल जाए, ऐसी बात एक बताता हूँ। क्योंकि आप सब लोग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं, और मेरी पुस्तक के बारे में बताया, परीक्षा दे हंसते हंसते मैंने पुस्तक लिखी है। आपके जैसे लाखों विद्यार्थियों को, बिल्कुल IITs में पढ़ने वाले, IIM में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से लेकर 8वीं 9वीं के विद्यार्थी तक, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों तक, म्युनिसिपलिटी के स्कूल के विद्यार्थियों तक, लाखों, मतलब कई लाखों विद्यार्थियों के साथ मैंने
डायरेक्ट वर्कशॉप्स ली है और उनके जीवन में इसका लाभ दिया है जो स्वामी विवेकानंद के जीवन में था। इसलिए वो एक बात आपको बता दूं ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ मिला आपकी पढ़ाई में जिसका लाभ हो। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ, फिर वो रहस्य बताता हूँ जिस रहस्य से वो आपके जीवन में आ सकता है। मेरठ की घटना है, उत्तर प्रदेश में मेरठ करके जगह है। स्वामी विवेकानंद जब कलकत्ता से कन्याकुमारी जाने के रास्ते में पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे तब 2-2.5 महीने मेरठ में रुके थे। सेठ जी की बगिया नाम का एक स्थान है, वहां पर वो रहते थे और एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में उनके साथ में उनके गुरु भाई थे तुरानंद जी, हरि महाराज उनके साथ रहते थे। वो उस लाइब्रेरी में जाते थे और एक पुस्तक रोज लेकर के आते थे। स्वामी जी पढ़ करके वापस करते, दूसरे दिन दूसरी पुस्तक लेकर के आते। उस लाइब्रेरी का उस समय नाम था लायल्स लाइब्रेरी, अंग्रेजों की लाइब्रेरी थी और अंग्रेज वहां पर लाइब्रेरियन था मिस्टर फिलिप्स। अब उस लाइब्रेरी का नाम बदल करके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पे दे दिया। वो तिलक लाइब्रेरी है। मैं उस लाइब्रेरी में गया हूँ, मैं उस सेठ जी की बगिया में उस स्थान पर भी गया हूँ जहाँ स्वामी जी रहते थे, उस कक्ष में भी गया। उस लाइब्रेरी की घटना है, स्वामी विवेकानंद के लिए तुरानंद जी जो पुस्तक लाते थे वो पुस्तक का नाम था एडवर्ड्स वॉल्यूम्स, एनसाइक्लोपीडिया था, ज्ञानकोश था। सारी दुनिया की जानकारी उसमें भरी थी। 1200-1500 पृष्ठों का एक ग्रंथ, ऐसे उसके 10-12 वॉल्यूम थे उस एडवर्ड्स वॉल्यूम के। उसमें से पहला वॉल्यूम तुरानंद जी लेकर के गए, दूसरे दिन पहला वॉल्यूम वापस किया और वॉल्यूम 2 लिया। तीसरे दिन वॉल्यूम 2 वापस करके जब वॉल्यूम 3 ले रहे थे तब इस लाइब्रेरियन फिलिप्स ने उनको पूछा कि इतना 1200-1500 पृष्ठों की किताब आप एक दिन में पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ते भी है या केवल चित्र देखते हैं? तुरानंद जी ने कहा ना तो मैं चित्र देखता हूँ ना पढ़ता हूँ, मैं तो मेरे गुरु भाई के लिए ले जाता हूँ। उस समय उनका नाम विवेकानंद नहीं हुआ था, विवेकानंद आगे चल के राजस्थान में हुआ। जब मेरठ में रुके थे तब स्वामी विवेकानंद ने खुद को नाम दे रखा था सच्चिदानंद, कहीं पर विविधिशानंद, अलग अलग नाम लेकर के वो चले थे। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु भाई है वो पढ़ते। तुरानंद जी लेकर के गए पुस्तक तीसरा वॉल्यूम। चौथे दिन जब तीसरा वॉल्यूम लौटाने के लिए आए तब स्वामी जी खुद उनके साथ आए और तीसरा वॉल्यूम लौटा करके चौथा लिया और जाकर के मिस्टर फिलिप्स के सामने जाकर के बैठे। गेरुआ वस्त्र पहना हुआ युवा सन्यासी। ये घटना है 1888 की, 1888 की। 1863 का जन्म था, 1888 की बात है। 25 साल का युवा और तेजस्वी आंखें, आप देख लीजिए, चमकदार आंखें, सन्यासी का वेश पहन करके उस अंग्रेज लाइब्रेरियन के सामने बैठा और अंग्रेजी में प्रश्न पूछा। इट सीम्स यू हैव गॉट सम डाउट अबाउट माय रीडिंग हैबिट। पहली विकेट तो इसी में गिर गई। ये सन्यासी अंग्रेजी में बोल रहा है। फिर फिलिप्स ने कहा कि हाँ, डाउट क्यों नहीं होगा, कोई एक दिन में 1200-1500 पेज पढ़ सकता है क्या? स्वामी विवेकानंद ने उसको उत्तर दिया, पढ़ने की तो बात छोड़ो, ये 3 वॉल्यूम मैंने पढ़ लिए हैं और मुझे याद भी है। आप इस 3 वॉल्यूम में से किसी भी पृष्ठ से कोई भी प्रश्न मुझे पूछिए, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। उस लाइब्रेरी में अकाउंटेंट के रूप में काम करने वाले एक बंगाली व्यक्ति थे, कालीपदो घोष। उस कालीपदो घोष ने अपने डायरी में यह घटना लिखी है। उस कालीपदो घोष के नाती पोते वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे मेरठ में, जिस समय मेरे पास मेरठ का काम था। उनके घर में कालीपदो घोष की डायरी मैंने खुद पढ़ी है। उस डायरी में इस घटना का उन्होंने वर्णन किया है कि उस तेजस्वी सन्यासी ने फिलिप्स को जब चैलेंज किया तो फिलिप्स का अहंकार को ठेस पहुंची और उसने उस पुस्तक को निकाल करके कहीं से भी खोलता, ऐसे किताब खोलता और जो पेज सामने आता वो बोलता, इसके बारे में बताओ। और कालीपदो घोष अपनी डायरी में लिखते हैं, he asked 16 questions, 16 प्रश्न पूछे, and most of the times स्वामी जी answered ad verbatim। ad verbatim ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है शब्दशः, प्रत्येक शब्द वैसे के वैसे, जो लिखा था वैसे के वैसे। इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। संस्कृत में इसका नाम है श्रुतिधर मेधा। जो सुना देखा परमानेंट, ऐसा स्वामी विवेकानंद का था। वो फिल्म्स देखता ही रहा
और फिर उसने कहा कि ये कौन सा योग है, कौन सा प्राणायाम है, कौन सा चमत्कार है, मुझे सिखाओ। स्वामी विवेकानंद ने जो उत्तर दिया वो बड़ा मस्त है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये कोई चमत्कार नहीं, इट्स प्योर साइंस, प्योर एंड सिंपल साइंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता का यह शास्त्र है जो भारत में पैदा हुआ। और स्वामी जी ने उसको उदाहरण दिया। स्वामी जी ने कहा जब बचपन में तुमने पढ़ना शुरू किया, हम सब ने पढ़ना शुरू किया बचपन में, याद कीजिए KG1 का बच्चा जब वो पढ़ता है तो उसको यदि कैट पढ़ना हो तो कैसे पढ़ता है? सी, पहले सी को खोजता है, समझ, हाँ ये सी है, फिर ए को देखता है, ए, फिर मतलब अल्फाबेट्स को पढ़ता है, अक्षरों को पढ़ता है। राम को पढ़ना जब हमने सीखा तो र को आ की मात्रा रा, फिर म, राम, ऐसे सीखा। थोड़े बड़े होने के बाद ऐसे पढ़ते थे क्या? फिर पूरे शब्द के शब्द पढ़ते। स्वामी जी कहते हैं जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और अभी आप सब लोग करते हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप सब लोग जो पढ़ाकू लोग हैं वो सारे ये काम करते हैं। We don't even now read words, we read lines, complete sentence एक साथ पढ़ते हैं। और कोई विषय जो आपका प्रिय हो, you read paragraphs in a go। आप देखते हैं पैराग्राफ पढ़ लिया, you don't read word by word, do you? याद कीजिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं if you are able to concentrate, you can read page by page। स्वामी जी पेज बाय पेज पढ़ते थे, खोला, पढ़ लिया, पलटा, पढ़ लिया, पलटा, और याद हो गया। That kind of a concentration can be developed। मैंने हजारों लोगों को उसका रहस्य बताया है, लाखों को बताया, हजारों ने उसको अपनाया और उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, उन्होंने ये टेक्निक सीख ली। This technique can be taught and learned and can be applied। हो गई ना स्वार्थ की बात? पूरी कहाँ हुई? अभी तो केवल इतना बताया हो सकता है, अभी तो एडवर्टाइजमेंट हुई। एक्चुअल दो बातें बता देता हूँ, उसका प्रैक्टिस आप कर लोगे, बाद में मेरे को कांटेक्ट करना तो तीसरा चौथा स्टेप बता दूंगा। 4 स्टेप के बाद पूरा हो जाएगा। 2 स्टेप में आपको चमत्कार दिखने लगेगा 3 दिन में। 2 स्टेप्स बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज रीड कीर्ति सीधी करके बैठना। स्वामी जी के कोई भी फोटो देखो, कोई भी फोटो देखो, कभी उनकी रीड कीर्ति झुकी हुई नहीं मिलेगी, नेवर नेवर। ये जो पीछे जो मेरुदंड है ना आपकी पीठ में, ये मेरुदंड आपके ब्रेन का वायरिंग है। सिंपल, स्पाइनल कॉर्ड जाता है उसके अंदर से। आपका मेरुदंड सीधा होगा तो आपका कंसंट्रेशन 100% होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। नींद आती है तो सबसे पहले क्या होता है? मेरुदंड, गर्दन झुकती है, मेरुदंड का झुकना शुरू, फिर पीठ झुकती है, आड़े हो जाते हैं तो बढ़िया नींद आती है। पढ़ाई करते समय या किसी भी, अभी मेरी बात सुन रहे हैं आप, यदि रीड कीर्ति सीधी होगी मेरी बातें आपको ध्यान रहेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन तब अच्छा होगा जब आप पूरी तरह से अलर्ट होंगे। ये अलर्टनेस रीड कीर्ति सीधी होने से शुरू होता है। दिस इज फर्स्ट फिजिकल थिंग जिसकी हैबिट, जिसकी आदत डालनी पड़ती। अभी हमको आदत पड़ी है रीड कीर्ति झुकाने की, पंक्चर लल्लुओं की तरह बैठते हैं, चेहरे पे कॉन्फिडेंस रह ही नहीं सकता रीड कीर्ति झुकी हो। स्वामी विवेकानंद का चेहरा देखो आप, किसी भी फोटो में देखो, 248 फोटो खींची गई स्वामी विवेकानंद की उनके जीवन काल में, डायरेक्ट 248 फोटोग्राफ्स। रामकृष्ण मिशन में पुस्तक निकाली है चित्रावली नाम से। एक फोटो है जब वो दार्जिलिंग में आराम करने गए थे, टाइफाइड से बीमार थे, दोपहर के नींद के बाद में बाहर आए होंगे, बाहर बिखरे हुए स्वामी जी के स्टूल पे बैठे हुए, बीमारी के बीच में। 6 महीने बाद शरीर छोड़ दिया, इतनी बीमारी थी, लास्ट बीमारी के दिन थे, उसके बावजूद उस फोटो में भी स्टूल के ऊपर पीछे कुछ सहारा नहीं है, फिर भी स्वामी जी बैठे कैसे? शेर की तरह एकदम। उनकी आंखें और उनका पोस्चर, ये दो चीजें देखना, ऐसा लगता है आंखों में एलईडी जल रही है। कहीं से भी देखो, किसी भी फोटो में देखो, चमकदार आंखें, पूरी अमेरिका को इन आंखों ने जीत लिया। ये कहां से था? पहली बात तो शरीर को आदत होनी चाहिए एकदम
रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की। उसके लिए एक तो याद रखना, जब भी बैठे जहां भी बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी। मैंने आदत डाल ली है, अब मैं कहीं भी बैठता हूँ रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठता हूँ। यदि झुका के बैठूं तो दर्द होता है, सीधे बैठने से नहीं होता, आदत की बात। किसी के घर में जाता हूँ, वो बड़े बड़े फोम वाले सोफे होते हैं ना, उन सोफे पे धस जाता है आदमी और अंदर धस जाओ तो रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। मेरे को वहां बैठने में अनकंफर्टेबल होता है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। मेरे को ऐसा हार्ड कुछ मिल जाए तो आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, आदत पड़ी। पर ये आदत ऐसी नहीं डलेगी, केवल याद रखने से नहीं डलेगी। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने के लिए रीढ़ की हड्डी के पास वाली मसल्स में ताकत होनी चाहिए ना। जिन मसल्स ने रीढ़ की हड्डी को पकड़ रखा है, जरा हाथ लगा करके देखो। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, लोहे जैसी मांसपेशियां चाहिए युवाओं में। हमारी तो मोम जैसी भी नहीं, मक्खन जैसी है। लगा के देख लो हाथ, सारे वीर युवा बैठे ना, हाथ लगा के देख लो। जिसकी मक्खन जैसी मांसपेशियां होगी उसका शरीर रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे हो सकती है? स्वामी जी के पास आपके जैसा एक युवा गया, कहने लगा मुझे भगवत गीता का अर्थ समझाओ। स्वामी जी ने कहा भगवत गीता, तू पापड़ तोड़ पहलवान, पापड़ तोड़ने में जिसको कष्ट हो ऐसा पहलवान। हमारे वर्णन है कि नहीं? तू भगवत गीता सुनेगा? अरे भगवत गीता कही किसने? जिसने एक उंगली पे गोवर्धन उठाया उसने भगवत गीता कही। और कही किसको? जो 24 घंटे बिना सोए दोनों हाथों से 14 किलो का गांडीव हाथ में लेकर के युद्ध कर सकता है। तो दो वीरों के बीच का संवाद है, और लल्लुओं को क्या समझ में आएगा? स्वामी जी ने उसको कहा जाके पहले फुटबॉल खेल, गो एंड प्ले फुटबॉल एंड देन यू विल अंडरस्टैंड भगवत गीता। ये स्वामी विवेकानंद का वाक्य है। यू विल बी मोर नियरर टू गॉड बाय प्लेइंग फुटबॉल देन रीडिंग गीता। क्योंकि जब तक शरीर में ताकत नहीं होगी आपका कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। द मोस्ट ट्रेजिक पार्ट ऑफ यंग जनरेशन टुडे इज, उनको शारीरिक कुछ भी करने का अवसर नहीं मिल रहा। वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं। इस एज में यदि पसीना बहाने वाला शारीरिक श्रम नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करोगे, आई गारंटी बुढ़ापे को प्रीपोन कर रहे हो। 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बाल झड़ना सब शुरू हो जाएगा, गारंटीड। इसका कारण क्या है? सिंपल साइंटिफिक रीजन। आपकी फिजिकल एनर्जी जो 16 टू 25 के एज में अपने चरम पर होती है, बिकॉज ऑफ ऑल हार्मोनिक रिएक्शंस इन द बॉडी, उस समय शरीर में ऊर्जा बन रही होती है फिजिकल लेवल पे। उस ऊर्जा को यदि डिसिपेट नहीं करोगे, इस्तेमाल में नहीं लाओगे, खर्च नहीं करोगे, वो ऊर्जा आपके सिस्टम्स पे काम करना शुरू करेगी। तो आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, फिर मन में रिक्तता आएगी, मन के अंदर एक वैक्यूम होगा, पता नहीं चलेगा कि कर क्या रहे। लगेगा कोई मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। माता पिता के प्रति चीड़ आ जाएगी, ये तो उल्टी उल्टी बातें करते हैं, मेरे को कोई समझता ही नहीं, मेरे को कोई जानता ही नहीं, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, नोबडी लव्स मी। ये सारे झंझट इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि फिजिकल एनर्जी इमोशनल एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है। You are not using your physical energy, so that is going to disturb your emotional status. Emotional status disturb होगा तो पढ़ाई कैसे हो? Mental status disturb होगा, concentration नहीं होगा। इसलिए इतने मेधावी आप छात्र होते हुए भगवान ने बहुत बुद्धि दी है, परीक्षा की पूरी तैयारी करते हो। आप जितनी मेहनत करते हो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं की पढ़ाई। मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ माता पिता ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा सा कम पढ़ने को कहो, खेलने को कहो, कुछ व्यायाम करने को कहो, सूर्य नमस्कार करने को कहो। मैंने करोड़ों बच्चों को सूर्य नमस्कार इसीलिए सिखाया। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति इस एज में, तुम्हारी एज में, रोज कम से कम 108 सूर्य नमस्कार लगाएगा, उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी। मैंने लगाया तुम्हारे एज में, आज भी 50 लगाता हूँ। अभी यहाँ लिगामेंट का प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए 50 नहीं लगा पाता तो भी 4 लगाता हूँ। डॉक्टर ने कहा 7 दिन यदि सूर्य नमस्कार बंद कर दो तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा 13 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। एक दिन भी बिना चूके मैं रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ, ये रिकॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथ का दर्द 6 महीने और सहन कर लूंगा, पर सूर्य नमस्कार नहीं छोड़ूंगा।
इसलिए जब तक शरीर तगड़ा नहीं होगा, मांसपेशियां तगड़ी नहीं होगी, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो सकती, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो सकती, कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए होता क्या है, परीक्षा में बैठते हैं और होता क्या है, मेमोरी की गड़बड़ ये होती है कि ये सवाल तो पढ़ा है यार, इसका जवाब पता है, कॉपी में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ऊपर की ओर लिखा है, काले पेन से लिखा है, क्या लिखा है वो नहीं याद आता, बाकी सब याद आता है, किस दिन पढ़ा नहीं याद आता है, पढ़ते समय बाजू के घर से कौन सा गाना सुनाई दे रहा था वो याद आता है, काम की बात छोड़ के सब याद आता है। Why this is happening? Because you are abusing your memory. You are abusing your memory. You are abusing your faculties. आप अपने इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके पहला रहस्य मैंने बताया, स्वामी विवेकानंद जैसा कंसंट्रेशन चाहिए तो रीढ़ की हड्डी सीधी, और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है तो शरीर में ताकत, और शरीर में ताकत कर लानी है तो सबसे पहला काम है जीवन के अंदर शारीरिक जबरदस्त पसीना निकलने वाला श्रम करे बिना जीवन में कोई सफल नहीं होता है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हो या अक्षय कुमार हो या क्रिश 3 वाला कौन है तुम्हारा हीरो, रोज कम से कम 2 घंटे जिम में जाते हैं, उसके बिना हीरो नहीं बन सकते। हम केवल उनके पिक्चर देख करके तालियां बजाते हैं और तालियां बजाने वाले हो गए। सारा समाज, सारा युवा समाज, इसके मैं दूसरे रहस्य पर आ रहा हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वामी विवेकानंद जैसे यदि अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लाइफ। ये ऐसा क्यों है, ये रिक्तता क्यों है जीवन में, ये इमोशनल वैक्यूम क्यों है जीवन में? जीवन को बर्बाद करने वाले इमोशनल स्टेटस इसी एज ग्रुप में बनता है। जिन गलतियों को जीवन भर भुगतना पड़ता है, ऐसी गलतियां इस समय होती है इस इमोशनल इंस्टेबिलिटी के कारण। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ सोचते हैं, जीवन के बारे में नहीं सोचते। We have never thought about our life. इसलिए मैं दूसरा रहस्य बता रहा हूं, कंसंट्रेशन, मेमोरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नाम चाहे दे दो, वास्तविकता में इसको स्वामी विवेकानंद का शब्द है, दिस इज मैन मेकिंग टेक्नोलॉजी। मनुष्य बनाने की ये तकनीक है, ये तंत्र है मनुष्य बनाने का। पैदा हुए पशु के रूप में, शरीर ने जन्म लिया। जो बर्थडे आप मनाते हो वास्तविकता में शरीर का बर्थडे। शरीर तो पशु का भी होता है, और पशु जैसी सारी भावनाएं हमारे अंदर भी है, इंस्टिंक्ट्स, उनको वासना कहते हैं, भावना नहीं कहते। पर मनुष्य होने के नाते कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जिनका उपयोग यदि नहीं करेंगे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, सफलता का कोई मतलब नहीं, सफल नहीं, सार्थक जीवन होना चाहिए। तो उसका प्रारंभ कहां से होगा? प्रारंभ यहां से होगा कि each and every one of us should ask this first and primary question। यह मूलभूत प्रश्न अपने आप से पूछना शुरू करो, मैं हूं कौन, किसने पैदा हुआ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, उद्देश्य क्या है, क्या करने के लिए जन्म लिया। सांचे में बंद होने के लिए जन्म नहीं लिया है। जैसे एम ऑफ लाइफ की बात करते हैं, हम प्रोफेशनल एम की बात करने लग जाते हैं। प्रोफेशनल एम इज नॉट एम ऑफ लाइफ, वो तो सांचे बंद है, और आप सांचे में बंद होने के लिए पैदा ही नहीं हुए। Each one of you is unique। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं दुनिया में, एकमेव द्वितीय, अद्वितीय, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। No one of you is ordinary। इसलिए वो आम आदमी की बात करते हैं ना, मैं कहता हूं आम कोई है ही नहीं, सारे ही खास है। This generalization is the curse of science। सामान्यीकरण, हमने अपने आप को सामान्य बना लिया, जबकि हम सामान्य है नहीं, हम में से प्रत्येक असामान्य है। You are looking at me with a puzzled look, confused। सही में है क्या? इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहे तो हो सकता है।
मेरे परिचय में बताया ना LLB क्या, मैंने वकालत तो की नहीं, लेकिन आप जैसों के सामने करनी पड़ती है, क्योंकि तर्क से ही, खोपड़ी से ही चलते हो आप। इसको तो भूल गए, भाव को तो भूल गए, तर्क से चलते हैं। इससे तर्क से समझाना पड़ेगा, आप अद्वितीय। समझा दूं? मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं जिससे आपके एकदम ट्यूबलाइट लग जाएगी। सिंपल उदाहरण, भगवान करे आपके जीवन में कभी नहीं हुआ हो, लेकिन टीवी के सीरियल में देखा होगा। सच बोलने की कसम खा रखी है ना, इसलिए मैं सीरियल नहीं कहता, सीरियल कहता हूँ। जो दिमाग को सड़ा है वो सीरियल। सिंपल डेफिनेशन है मेरी। तो सीरियल में देखा होगा, किसी भी स्थान पर यदि कोई क्राइम होता है, गुनाह होता है, क्राइम सीन पे जब पुलिस पहुंचती है तो पहला काम क्या करती है? क्या करती है? फिंगरप्रिंट्स लेती है। क्यों? आइडेंटिटी क्यों हो सकती है फिंगरप्रिंट से? क्योंकि फिंगरप्रिंट किन्हीं दो लोगों के आपस में नहीं मिलते। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, 7 बिलियन। किन्हीं दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं है। 7 बिलियन नहीं, केवल जो मर गए वो सारे और जो पैदा नहीं हुए वो सारे, इन्फिनिटी तक। अब आप अपने हाथों की तरफ एक बार देख लो। हमारी संस्कृति ने कहा है, उठते ही, सुबह उठते ही अपने हाथों को देख करके कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती बोलो। मेरी माँ ने सिखाया। आप कितने सौभाग्यशाली है नहीं है मुझे पता नहीं, माँ को आता होगा तो सिखाएगी। कॉन्वेंट में पढ़ी होगी तो माँ को ही नहीं आता होगा तो वो कैसे? क्यों कहा? अरे इन हाथों को देखो, ये आपके जो फिंगरप्रिंट्स है वैसे दुनिया में किसी और के नहीं है। जब आपके हाथ इतने यूनिक है, जब आपका शरीर इतना यूनिक है, तो शरीर मन बुद्धि आत्म तत्व से बना हुआ पूरा व्यक्तित्व कितना यूनिक होगा। आपके जैसा दूसरा भगवान ने बना ही नहीं। एंड अनलेस यू फाइंड आउट दैट यूनिकनेस, दैट यूनिक पर्पस ऑफ योर लाइफ, जिस काम के लिए आप पैदा हुए हो, वो जब तक पता नहीं चलता, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तब तक मनुष्य के रूप में आपके जीवन का प्रारंभ हुआ नहीं। हैप्पी बर्थडे उस दिन मनाना जिस दिन ये प्रश्न पूछो। उत्तर की जरूरत नहीं, प्रश्न पूछते ही हैप्पी बर्थडे मना ले। क्या प्रश्न? व्हाट इज माई यूनिकनेस? व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ? मैं आया किस लिए इस दुनिया में? और ये प्रश्न आपके मन में कभी ना कभी आया होगा, आपने टाल दिया। करियर के नाम पे हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को टालते हैं। मैं अक्सर कहता हूं आप जैसे लोगों को, भगवान की कृपा से आपको कोई कमी नहीं है, और फिर भी यदि केवल पेट भरना, और पेट भरने का तो छोड़ो, उसकी तो चिंता कभी रही नहीं अपने को। भूख बिना लगे ही खाना मिल गया, भूख तो सही नहीं हमने कभी, और फिर भी पेट भरने के लिए जी रहे। और पेट भरने से भी निकृष्ट जेब भरने के लिए जी रहे। मैंने मेरे पिताजी से कहा, हमारे घर में माँ और पिताजी ने शून्य से शुरू किया, खाने की स्थिति नहीं थी, और उन्होंने 18 साल की उम्र में नौकरी की, पिताजी ने, माँ ने, और ऐसा हम बच्चों को बढ़ाया कि हमको कोई अभाव नहीं रहा। They struggled in life, एक एक पैसे के लिए स्ट्रगल किया। अब खुद का घर बनाया, सब बनाया, हमको कोई कमी नहीं रहने दी। मैंने मेरे पिता के सामने यही प्रश्न रखा, आपने अपने जीवन में घर बना लिया, पैसा बना लिया, बैंक बैलेंस, पॉलिसी सब कर ली, आपने जीवन में संघर्ष करके अपने आप को प्रूव किया। आपका बेटा होने के नाते यदि इसी काम को मैं आगे बढ़ाता रहूं तो व्हाट आई हैव डन? आई एम रिपीटिंग ओनली। आपने पैसा कमाया, मैं भी पैसा ही कमाऊं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पेट भरना यदि जीवन का उद्देश्य है तो हमने और पशु में क्या फर्क है? सड़क में घूमने वाला कुत्ता भी पेट भर लेता है। छोटी सी चींटी होती है, कितनी छोटी होती है? अपने वजन से 1.5 गुना बड़ा चीनी का दाना उठा लेती है, खाना खाने के लिए, जुटाने के लिए। अगर हमने वही काम किया तो हमने और उस कुत्ते में और चींटी में क्या फर्क है? मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन का पर्पस कुछ और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वाज फिजिकल स्ट्रेंथ, शक्ति। दूसरा है मेंटल स्ट्रेंथ, विल पावर, दैट विल कम ओनली व्हेन द विल इज डायरेक्टेड, एंड डायरेक्टेड बाय व्हाट? पर्पस ऑफ लाइफ।
पावर आएगी तब, इच्छा शक्ति आएगी तब जब हमारे अंदर कोई कुछ करने की अदम्य इच्छा हो अंदर से, और सबके अंदर है, आपने दबा दिया उसको। दोस्तों के कहने पर, माता पिता के कहने पर, फलाने की अपेक्षा, ढिकाने की अपेक्षा, सारे दुनिया के सपने अपने ऊपर लाद लिए और अपने सपनों को उसके नीचे कुचल दिया। दिस इज जनरेशन नेक्स्ट। भारत की इस पीढ़ी का एक वाक्य में यदि बताना है तो यह है, अपनी सारी अद्वितीयता, यूनिकनेस, सामर्थ्य का कचरा करके केवल पैसे कमाने का लक्ष्य जीवन में रखो। मैं अक्सर कहता हूं, जिस देश की सर्वोच्च प्रतिभा, टॉप ब्रेन्स, इस देश के टॉप ब्रेन्स कहां जाते हैं? आईआईटी में जाते, मेडिकल में जाते, एम्स में जाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते, इस देश के टॉप ब्रेन्स। और जिस देश की सर्वोच्च प्रतिभा के सर्वोच्च सपने क्या है? बड़े पैकेज की नौकरी। जिस देश के युवाओं के सर्वोच्च स्वप्न गुलामी के होंगे, नौकरी है ना गुलामी, गुलामी के स्वप्न जिस देश का युवा देखेगा वो देश स्वतंत्र कैसे हो सकता है? इसलिए 66 साल की स्वतंत्रता के बाद भी आज यदि स्वतंत्रता नहीं दिखती तो उसका कारण हम है। मेरे छोटे भाई ने पॉलिटेक्निक किया, उसके बाद 1 साल नौकरी करके वापस आया, कहने लगा ये नौकरी नहीं होती। मैंने कहा 2 चॉइस है लाइफ में, या तो नौकरी कर या नौकरी दे, सिंपल। लेट अस डिसाइड। ये एंटरप्रेन्योरशिप कहां गई? जिस देश का व्यापार सारी दुनिया से, एंगस मेडिसन नाम के इकोनॉमिस्ट को ओईसीडी देशों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। ओईसीडी देश आपको पता है जो दुनिया के सबसे प्रगत देश है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने एंगस मेडिसन नाम के इकोनॉमिस्ट को काम दिया। क्या काम दिया? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखने का। आप गूगल कीजिए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगस मेडिसन और आपको मिलेगा उसने सन 1 से, ईसा मसीह के पैदा होने से सन 2000 तक के 2000 साल का विश्व का इतिहास लिखा। वो एंगस मेडिसन लिखता है 14वीं शताब्दी तक इंडिया वाज द लीडिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जीडीपी का 66%, 66% was contributed by India till 14th century. China came to rise in 14th and 15th century. उस कारण से दोनों का शेयर कम ज्यादा हुआ। भारत का 33% पे 33% पे आ गया, चाइना का बढ़ गया। इन 17th century इंडिया अगेन ओवरटुक चाइना। ये एंगस मेडिसन ने दिया है पूरा डिटेल में। तुम्हारे पूर्वजों ने सारी दुनिया में व्यापार किया। अमेरिका तक में गणेश जी के मंदिर मिले, मैक्सिको में गणेश जी के मंदिर मिले। वो गणेश जी के मंदिर मैक्सिको में कहां से पहुंचे? कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि नहीं गए थे, व्यापारी गए थे। कंबोडिया में व्यापारियों ने राज्य, कंबू ऋषि के कारण कंबोडिया नाम है। जब 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने, यूनेस्को ने, जो उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सारी दुनिया को कहा कि आपके जो नेशनल ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है, उनके नाम भेजिए। दुनिया के 18 देशों ने रामायण को अपना नेशनल एपिक बताया। भारत नहीं है उस 18 में। दुर्भाग्य ये सेक्युलर है ना। हमने यूनेस्को को उत्तर दिया हम सेक्युलर है, हमारा कोई ग्रंथ नहीं। ये इंडिया का उत्तर, ऑफिशियल उत्तर है। भारत को छोड़ के 18 देश, मलेशिया, इंडोनेशिया, 93% मुसलमान है इंडोनेशिया में, 90% मुसलमान है मलेशिया में। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, मलेशिया का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सारे देश। ये भारत के व्यापारियों का सांस्कृतिक प्रचार है। हमारे व्यापारी सारी दुनिया में जाते थे। आज क्या हो गया? आज ये गुलामी की मानसिकता क्यों आ गई? क्योंकि ये प्रश्न पूछना भूल गए, हम है कौन? क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? क्या करने के लिए जन्म लिया? केवल बड़े पैकेज की नौकरी, जेब में पैसा भरने के लिए मैंने जन्म लिया है क्या? इज इट बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ? क्या इसके लिए जन्म लिया है? और कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए ये प्रश्न आपके बीच में लेकर के मैं आया हूं, जो प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने मुझसे पूछे। And I decided to
answer those questions in my life, not by words but by deeds. अपने कामों से उत्तर देना पड़ता। जीवन का लक्ष्य क्या, क्या करने के लिए पैदा हुए? स्वामी विवेकानंद ने सपनों को रीडिफाइन किया। स्वामी विवेकानंद की सपनों की डेफिनेशन है, वो कहते हैं सपने वो नहीं होते जिन्हें नींद में देखा जाता है। स्वामी जी कहते हैं सपने तो वो होते हैं जिनको देखने से नींद उड़ जाती है, जिनको पूरा करने के लिए नींद उड़ जाए वो स्वप्न होते हैं। क्या ऐसे स्वप्न इस देश का युवा देखेगा? केवल खुद के लिए नहीं, समाज के लिए। इसलिए तीसरी बात बता दूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। तीसरा पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो बड़े सपने देख करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। उन सपनों को साकार करने के लिए ताकत चाहिए और ताकत शरीर से आती है। पहला शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहले शरीर तगड़ा होगा, लोहे की मांसपेशियां, फौलाद का स्नायु तंत्र और उसमें वास करता हुआ वज्र का सा हृदय। ये स्वामी विवेकानंद की युवा की कल्पना है। Muscles of iron and nerves of steel and the mind that resides there made of thunderbolt, वज्र के से बना हुआ मन। ऐसे युवा स्वामी विवेकानंद ने मांगे थे भारत माता से। पहली बात वो। दूसरी बात पर्पसफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ नहीं। सक्सेस तो कचरा है, पीछे भागेगा। Once you start working on your purpose, ये पद पैसा प्रतिष्ठा नाम ये सारा तो पीछे भागेगा, और नहीं भी भागे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ। आंखों में चमक आएगी, चेहरे पर संतोष होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको उदास और निराश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप अंदर से आनंदित होंगे। इफ योर लाइफ इज पर्पसफुल, दैट इज नंबर 2। तीसरी बात बता देता हूं, which will help you in finding your purpose of life. स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, they alone live who live for others, rest are more dead than alive. वे ही जीवित है जो औरों के लिए जीते हैं, अन्यथा तो चलती फिरती हंसती गाती खेलती बोलती लाशें है लाशें। हमारे जीवन में 24 घंटे हम केवल मैं स्वार्थ का विचार करते हैं, और जो मैं का विचार करता है वो मनुष्य है क्या? 4 कुत्तों के बीच में रोटी डालो, ये कहेंगे नहीं पहले आप लो, मेरे को कम भूख है तुम पहले लो, कहेगा क्या कुत्ता? और मनुष्य भी ऐसे ही बर्ताव करने लगे तो जाते हो ना शादी ब्याह में, आप लोग बफे कहते हो, मैंने उसको नाम दे रखा है गिद्ध भोजन। गिद्धों की तरह टूट पड़ते तंदूर के पास, देखना इंसान लगता है क्या? बड़े बड़े सूट बूट पहना हुआ और ऐसे झपटता है, और फिर मिलेगा नहीं करके 4 उठा लेता है, और बाद में थाली में छोड़ देता है, नीचे खिसका देता है धीरे से। देखे आपने ये दृश्य? ये भी होंगे। मनुष्य है क्या? पूछो अपने आप से। सो दिस इज द थर्ड मेन की ऑफ लाइफ। अपना जीवन है किस लिए, इसका उत्तर ढूंढते समय ये ध्यान में रखना, स्वामी विवेकानंद ने जो बताया, खुद के लिए जीता है वो वास्तविकता में जीता ही नहीं। योर इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ विल डिपेंड अपॉन व्हाट यू हैव गिवन, नॉट व्हाट यू हैव टेकन। लिया कितने दुनिया से? आज तक तो लिया ही है, माँ बाप से लिया, दुनिया से लिया। अभी आप अपने जीवन की बैलेंस शीट रखो तो खर्चा ही खर्चा है, सारी लायबिलिटी है, एसेट कुछ है क्या? व्हाट आर रियल एसेट्स? रियल एसेट्स ऑफ लाइफ वो है कितने चेहरों पर मुस्कान खिलाई, कितने आंखों से आंसू पोंछे, वो तुम्हारे जीवन की बैलेंस शीट है। कितने लोगों के कष्ट दूर करने के लिए कुछ किया जीवन में, अपने हाथ से कुछ किया, करके देखो। एक छोटा सा काम निस्वार्थ भावना से करके देखो। स्वामी विवेकानंद कहते सिंह की सी शक्ति आती। मैं ग्वालियर में था, कड़ाके की सर्दी थी, स्वाध्याय कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ रहे थे, पुस्तक हाथ में कांप रही थी, इतनी सर्दी, 4 दिन से सूरज नहीं दिखा था, इतना कोहरा। कार्यकर्ताओं में बात करते करते जब संवेदना की ये बात आई,
स्वामी विवेकानंद के इसके कि खुद को ठोकर लगती है तो दर्द होता है तो वो वेदना, ठोकर किसी और को लगे और वेदना मुझे हो तो वो संवेदना। दूसरे के दर्द से जो पसीजता है वो मनुष्य, केवल खुद का सोचता है वो तो पशु। और मनुष्य पशु जैसा व्यवहार करे तो फिर उसको पशु भी नहीं कहते। मनुष्य यदि पशु जैसा व्यवहार, पशु जैसा व्यवहार करे तो पशु है, जानवर है। मनुष्य जानवर बन जाता है तो उसको राक्षस कहते। जब ये बात हुई तो वो कार्यकर्ता बैठे थे, आपके जैसे युवा कार्यकर्ता थे, 7वीं 8वीं 10वीं के कार्यकर्ता थे। किसी ने कहा भैया जब मैं सड़क से आ रहा था तो वहाँ पोस्ट ऑफिस के बाहर मैंने देखा, सड़क के किनारे वहाँ पोस्ट ऑफिस के बाहर के बरामदे में कल रात को मेरी ट्रेन लेट हुई थी, तो जब लेट में जा रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग और न्यूज़पेपर बिछा करके सोए थे और ऐसे गर्भासन की स्थिति में थे। गर्भासन है ना, दोनों घुटने साथ में लेकर के गर्भ में जैसा मनुष्य होता है। आदमी को जब बहुत ठंड लगती है तो वो माँ के गर्भ के अंदर की ऐसी स्थिति बनाता है क्योंकि उससे ऊब मिलती है। ऐसे सोए हुए मैंने लोग देखे। जब उसकी संवेदना जग गई, आपने भी देखे होंगे, लेकिन आपको उनको देख करके आपके मन में कुछ नहीं हुआ। उसने कहा रात को मैं घर पहुंच करके सो नहीं पाया, माँ ने रजाई दी थी लेकिन रजाई में ओढ़ नहीं पाया। रजाई ओढ़ता और मुझे वो मेरे भाई बहन याद आते जिनको नीचे बिछाने के लिए कुछ चादर नहीं थी, न्यूज़पेपर बिछा करके सोए थे। हमने कहा केवल बोलने से क्या होगा, हम जाकर के उनको कंबल देते हैं। तुरंत वहां कोई लोग बैठे थे, उन्होंने कहा मेरी तरफ से 10 कंबल, मेरी तरफ से 5 कंबल। समाज में देने वालों की कमी नहीं है। हमने कहा लेकिन कंबल बांटेंगे फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, जो वास्तविकता में जिसको जरूरी है। तो प्लानिंग क्या हुई, रात को 12 से 2 के बीच में जाएंगे, 4 टोलियां 5 टोलियां बना करके 2-2 3-3 कार्यकर्ता, और जहां वास्तविकता में रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे और चौराहे, अपने को पता है नागपुर में कहां मिलेंगे ऐसे लोग, अपन ने देखे हैं रोज, लेकिन सोचा नहीं कि ये भी मेरे भाई बहन है। भारत माता कहते हो ना, फिर भारत माता का हर बेटा आपका भाई बहन हुआ कि नहीं, पर मानते हो क्या? खाना खाते समय 15 करोड़ भूखे भारतीयों को याद करते हो क्या? भगवान मुझको दिया लेकिन मेरे 15 करोड़ भाई आज भी स्वतंत्रता के 66 वर्षों बाद भूखे सोते हैं। कभी उनको याद करके आंखों में आंसू आए? उन कार्यकर्ताओं ने प्लानिंग की रात को 12 से 2 बजे जाएंगे, हो जाने के बाद वापस आकर के कार्यालय में बैठ करके चाय पिएंगे और अनुभव आपस में बांटेंगे। 2 बजे बाद जब सारी टोलियां वापस आई, उनके अनुभव सुनने लायक थे। एक 8वीं का कार्यकर्ता, हमने कहा था उस जिसको कंबल दे रहे उसको भी नहीं पता चले किसने दिया, तब वो निस्वार्थ भाव से किया गई सेवा है। नहीं तो वो देखेगा, तुमको धन्यवाद देगा, तुम्हारा अहंकार जगेगा मैंने कुछ किया, सेवा खत्म। ये तय किया था प्लानिंग, सबने मिलकर की प्लानिंग, किसी ने बताया नहीं। एक 9वीं का कार्यकर्ता वापस आकर के उसकी घटना में कभी नहीं भूल सकता। आज इस बात को 9-10 साल हो गए, लेकिन उसके वो शब्द, उसके आंखों की चमक, उसके चेहरे का संतोष, सार्थक जीवन क्या होता है, एक कार्य निस्वार्थ भाव से। वो कहता है भैया आपने कहा था कि उनको पता नहीं चले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक कंबल ऊपर से उड़ाना है तो बिना पता चले जा सकता है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनको नीचे बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उनको 2 कंबल देने पड़े। और यदि उनके शरीर के नीचे कंबल डालना है तो बिना जगाए कैसे करेंगे? तो मेरे को ये प्रॉब्लम थी, वो 9वीं का बच्चा कहता है। फिर मेरे को आइडिया सूझा और मैंने वो काम किया। उसने क्या बताया, वो ऐसे बताया ना, मैंने गर्भासन पे सोते हैं तो करवट पे होता है, तो मैंने बोले उनके करवट पे वो लेटे हुए थे, कंबल को बीच में से डबल फोल्ड किया, खड़े में, आड़े में नहीं, ताकि पूरा लंबा हो जाए, और उसके पीठ के पास धीरे से बिछा दिया। जैसे पीठ को थोड़ी सी गर्मी ऊब लगी, वो करवट बदल करके पीठ से कंबल के ऊपर आ गया। जैसे कंबल के ऊपर आया, मैंने ऊपर से दूसरा कंबल उड़ाया और भाग गया वहां से। उस बच्चे के चेहरे पे जो संतोष उस दिन मैंने देखा था, करोड़ों रुपए की नौकरी लग जाए तो वो संतोष नहीं मिल सकता। मैं आपके सामने ये 3 बातें रखने के लिए आया। शरीर से बलदंड शक्तिशाली, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने वाले तेजस्वी युवा। नंबर 2, जिसके जीवन का पर्पस हो, जिसने अपने जीवन को कोई मकसद लिया हो, सोच लिया, ये नंबर 2। और नंबर 3, वो पर्पस स्वार्थ का नहीं,
पाने का नहीं, देने का। इसलिए ये 3 बातें आपके सामने मैंने स्वामी विवेकानंद की रखी। ये 150वीं जन्म शताब्दी, 150वीं शती, सार्धशती स्वामी विवेकानंद के एक अवसर लेकर के आई है। देश की तरुणाई जग रही। मैं सारे देश में घूमता हूँ, युवाओं में प्रचंड ताकत देखता हूँ। लोग कहते हैं आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही, मैं कहता हूँ कहीं नहीं जा रही, उनको दिशा नहीं दी किसी ने। अंदर अंगारे भरे हुए, फूंक मारने वाला कोई चाहिए। चिंगारी लगा दो तो आग इनके दिलों में भी भगत सिंह जैसी जल सकती है। ये मातृभूमि भारत माता वंध्या नहीं हुई, अब वीरों को जन्म नहीं देती और केवल व्यापारियों को देती है। ऐसा नहीं है कि अब सारे ला 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 हो गए। लाला क्यों कहते पता है ना? लाला क्योंकि वो सारी जिंदगी ला ला करता है। पानी में गिर गया तो कोई आपके जैसा युवा बचाने के लिए गया, उसने कहा सेठ जी अपना हाथ दो। सेठ जी चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, हाथ दे नहीं। कोई समझदार आदमी साथ में जा रहा था, उसने कहा सेठ जी ये 2 बोलने से नहीं देंगे, जिंदगी में कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। उस युवा ने कहा मेरा हाथ लो, लपक के पकड़ लिया। लाला लालाओं की जबान, अपने पे हंस रहे हो। सोचो अपने जीवन में अपन ने और क्या किया, क्या स्वप्न देखे? लाला के ही तो देखे ना, या दे दे के देखे। जो देता है वो देवता, देने वाला देवता, और जो ला ला करता है वो लाला। उससे भी गई बीती स्थिति हमारे समाज के हमने कर दी। हर बात के लिए, अभी यहाँ अधिवेशन शुरू हो गया ना, तो जाओ बरडी पे, तो हर बात के लिए हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरे देश को हमने मांगने वाला बना दिया। मारवाड़ी में मांगने के लिए शब्द है मंगता। ये मंगतों का देश हो गया। राष्ट्रपति से लेकर एक गांव के सरपंच तक सब मंगते के मंगते हो गए। स्वावलंबी समाज का निर्माण करना पड़ेगा, जो मांगेगा नहीं किसी को, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं दूंगा। हम 10 लोग इकट्ठा आकर के चमत्कार करके दिखाएंगे, एक मोहल्ले को, एक गांव को बदल देंगे। मेरे पास ऐसे हजारों उदाहरण है। आपके जैसे युवाओं ने जीवन बदल दिया, स्वयं का भी और औरों का भी। IIT करने के बाद में सब छोड़ छाड़ करके आ गए, नरसिंहपुर जिले में अपने गांव में खेती करते, लैपटॉप का उपयोग करके खेती करते, ऑर्गेनिक फार्मिंग। पूरे गांव का चरित्र बदल दिया। पूरे गांव का माल अमेरिका में जाता है शुद्ध ऑर्गेनिक करके। सारों के घर में समृद्धि आ गई खेती करके। गांव से कोई नहीं जाएगा, कसम खा ली। गांव के जितने लोग शहर में नौकरी करने गए थे, सबको जा करके बुला करके, मनुहार करके, पैर पकड़ करके वापस बुलाया। अपना गांव अपना समृद्ध करेंगे। सारे गांव में वापस आए। कहा कि बाहर से लोग गांव में आए, यहाँ का विद्यालय, यहाँ का कॉलेज सर्वोत्तम होगा, मैं मेरे गांव को खड़ा करूंगा। 4 युवाओं ने तय किया, गांव बदल गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं। ऐसी ताकत हमारे अंदर है, वो अद्वितीयता है, वो अवसर आपको मिल रहा है। नागपुर में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक युवाओं का कार्यक्रम होने जा रहा है, युवा शंखनाद। 12 जनवरी 2014 को स्वामी जी की 150वीं जयंती के समापन के अवसर पर रेशिम बाग के मैदान में 25,000 ऐसे युवा जो भारत माता को मां मानते हैं, रियल अर्थों में, भीड़ नहीं, रैली नहीं, एक एक अद्वितीय संकल्पित युवा, ऐसे 25,000 युवाओं को इकट्ठा करके संकल्प लेंगे स्वामी जी के जन्मदिन पे। अपने जन्मदिन पे सबसे गिफ्ट बटोरते हैं ना, दोस्तों से, माता पिता से शुरू हो जाता है। जन्मदिन आने से 2 महीने पहले इस साल क्या मिलने वाला है, माँ से सौदेबाजी, पिताजी से, करता है कि नहीं? अपने जन्मदिन पे गिफ्ट लेते हो, स्वामी जी के जन्मदिन पे क्या गिफ्ट दोगे? भारत माता को क्या गिफ्ट दोगे? उन्होंने अपना जीवन लगा दिया भारत माता के लिए। उनका 150वीं जयंती पूरी होके 151वां स्पेशल बर्थडे है 12 जनवरी 2014 को। उसको मनाने के लिए रेशिम बाग पहुंचना है हम सबको। हमको तो पहुंचना ही है, अपना रजिस्ट्रेशन करना ही है, लेकिन इस आग को यही नहीं रखना। जो दीप आज आपके हृदय में, आपके चेहरे पे दिख रहा है, आपके आंखों में चमक आ गई। इधर आग लगती है ना तो चेहरा चमकने लगता है बिना फेयर एंड लवली के। प्रसाधनों की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनके दिलों में आग नहीं होती। ये देखो, इनको मैं हीरो का हीरो कहता हूं, महानायक। झक मारते हैं सारे तुम्हारे हीरो इनके सामने।
चेहरा देखो कैसे चमकता है बिना किसी मेकअप के। क्यों? क्योंकि इधर भारत माता के लिए आग लगी थी, हर क्षण 24 घंटे अंदर दिया जलता था, तो आंखों में चमक नहीं आएगी? वो दीपक आपके अंदर जलता हुआ मुझे दिख रहा है। वो दीपक ऐसे ही जलता तब रहेगा जब उस दीपक से नए दीपक को जलाओगे। जोत से जोत जलाते चलो, नहीं तो बुझ जाएगा। भौतिकवाद की इतनी खतरनाक आंधी चल रही है, आपके अंदर ये जो दीपक जला है वो कभी भी बुझ सकता है। उसको जागृत रखना है तो संगठित होना पड़ेगा, इकट्ठा आना पड़ेगा, 1 से 11 बनना पड़ेगा, तब आगाम चलेगा। तो इसलिए यहाँ जितने बैठे उनको तो पहुंचना है, 11-11 बन करके पहुंचना है, 10 और ऐड करने अपने अंदर। समर्थ रामदास का शब्द है, 11-11 बहु 11, 11-11 बहुत 11, 1 से 11, 1 से 11 बनते जाओ। फिर वो 11 और 11 को बनाए, तब पूरा देश संगठित होगा, तब पूरा देश जागृत होगा। इसलिए वो काम आपको करना है। इतनी छोटी सी मांग आपके सामने रखी है मैंने। फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, डेडिकेट योर लाइफ टू दैट पर्पस एंड स्टार्ट kindling this light into everybody else's heart. जब प्रत्येक हृदय इस आलोक से प्रदीप्त हो जाएगा, भारत माता का जगत गुरु बनने में बहुत समय नहीं लगने वाला। हमारे आपके आंखों के सामने यह स्वप्न साकार होने वाला है, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन लगा दिया। 31 बीमारियां थी, केवल 39 वर्ष में इतना शरीर को झिझा, बिल्कुल पूरी तरह से गला, इतना काम किया। इसलिए भारत माता को फिर से जगत गुरु के पद पर लिखा है उन्होंने। मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं, ना ही भविष्य में देखता हूं, मुझे आदत नहीं, किंतु एक दृश्य मेरी आंखों के सामने स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। क्या? एज इफ लाइफ, क्या उन्होंने कहा, यह मेरी चिर पुरातन भारत माता फिर से एक बार पूर्व से भी अधिक दैदीप्यमान होकर के विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ है। ये स्वप्न उन्होंने देखा, ये दृश्य उन्होंने देखा। हम सबको अपने जीवन में इसको साकार होता हुआ देखना है। होगा तो पक्का, आप कुछ नहीं करोगे तब भी होगा। प्रश्न केवल यह है कि आपका योगदान क्या होगा। एक छोटी सी बात बोल करके अपनी बात को खत्म करता हूं। 2 टीमों के बीच में हॉकी का मैच हुआ, एक टीम ने दूसरी टीम को हरा दिया, जीतने वाली टीम ने 5 गोल किए थे, सब नाच रहे थे कैमरे के सामने। जीतने वाले 11 खिलाड़ियों में से एक मायूस बैठा था जीतने वाली टीम का कोने में। पत्रकार ने जाकर के पूछा, तुम्हारी टीम जीत गई, 5 गोल किए, वर्ल्ड कप जीत गए, और तुम मायूस क्यों बैठे हो? उसने उत्तर दिया, 70 मिनट का खेल हुआ, 35-35 मिनट के 2 हाफ। मेरी टीम ने 5 गोल किए दूसरी टीम पर, लेकिन पूरे 70 मिनट में मेरी हॉकी को गेंद नहीं लगी, इसलिए इस विजय में मेरा योगदान नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। आपके ऊपर ये भारी ना आए, इसलिए चिता रहा हूँ। हॉकी का मैच चल रहा है, देश को जगत गुरु बनाने का काम चल रहा है। हमारे जैसे लोगों ने उस पर जीवन लगा दिया, जितेंद्र भैया जैसे लोगों ने। आप क्या करोगे? यह प्रश्न आपके सामने छोड़ करके जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपिन जी की बातें सुनने के बाद अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचने के लिए है। आई थैंक हिम वेरी मच। और मैं सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी बातों पे आप सोचिए और पूरी तरह से काम करिए, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। ओके, थैंक यू।